अरे जन्माष्टमी कैसा रहा आप लोगों का? इस्कॉन कोई गया था क्या रात में? अरे यार उसमें मेरे को, मैं गया था इनफैक्ट 10 बजे 9:30 करीब, लेकिन मेरे को डर हुआ है किसी ने भी बोल दिया ना सांप है, स्टैम्पीड हो जाएगा यार, इतना भीड़ था यार। हाँ भीड़ तो था, तो हमने कहा कि भगवान को दूर से नमन करो, निकलो यहाँ से। क्यों? यथाशक्ति तथा भक्ति, है ना। चलिए सो लेट्स स्टार्ट। आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? अकबर था। अकबर में हम लोगों ने रिबेलियन और कॉन्क्वेस्ट पढ़ लिया था, राइट? नहीं पढ़ा था ना। गुजरात और बंगाल कहाँ जीते थे तुम? जीत गए थे क्या? मिर्जाओं से लड़ाई हुई थी, दौलत खान से लड़ाई हुई, तो कहाँ जीते हो तुम? गुजरात और बंगाल तो पहले जीतना पड़ेगा ना सर, तब जाके कॉन्क्वेस्ट खत्म होगा इनका, है? सही बात। चलो हुमायूं टुम्ब, मलिक कफूर, अकबर, जलालुद्दीन अकबर। मालवा हो गया था, बाज बहादुर, उधम खान गिरा दिया ऊपर से, अधम खान ऊपर से गिरा दिया, महामंगा गुस्सा गई। गुस्सा लेने तो क्या फर्क पड़ता है। सुप्रभात। बहुत सारे बच्चे नहीं आए आज, ठीक, कोई बात नहीं। मालवा, बाज बहादुर, राइट। गढ़कतंगा, दुर्गावती सुंदर, है ना। एंड द स्टोरी और भी हम लोगों ने सुना था इसके बारे में। राजपुताना यार, एक्सीलेंट पॉलिसी यार, एक्सीलेंट पॉलिसी। देखो ज्यादातर राजपूतों ने अकबर की राजपूत की पॉलिसी जो है के सामने जो है सरेंडर कर दिया। सरेंडर कह दो, सबमिशन कह लो, या कह लो कि दोस्त बन गए ज्यादातर राजपूत। पर मेवाड़ के राजपूत कैसे मानेंगे? जिसको अकबर के दादा ने, अकबर के दादा जो थे बाबर, बाबर ने राणा संगा को माना था ना, मेवाड़ के ही तो था वो। हाँ मेवाड़ के थे ना वो, तो राणा संगा का बेटा कैसे मान जाएगा भाई? बाकी माने न माने, राणा संगा का बेटा कैसे मानेगा? मारा था ना खनवा, बैटल ऑफ खनवा, पानीपत के बाद खनवा ही तो है, ठीक है। तो राणा संगा का बेटा नहीं मानेगा ना ना ना, बाकी लोग मान गए अलग बात है, अपन नहीं मानेंगे। मेरे बाप फादर को मारा। अब आपको जान गजब लगेगा कि इनके बेटे का नाम था उदय सिंह, उदय सिंह के बेटे का नाम था राणा प्रताप। बाबर का पोता तो ये हो गया ना, इधर अकबर हो गया ना, राणा संगा का पोता था वो, समझ लो लीनियज, समझ लो ये दुश्मनी खानदानी है। नहीं समझा जी? पहले ये बताओ किसको बैटल ऑफ खनवा याद है? क्या हुआ था उसमें, क्यों लड़ा गया था? हाँ और उसमें हुआ क्या था कि बाबर जो बोला था राणा संगा कि तुम मतलब इनको अफगानों को हराने के लिए तुम हमारी सहायता करोगे, लेकिन वो उस वादे को नहीं निभा पाता, नहीं निभाता है। इस कारण नहीं 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 नहीं, थोड़ा गड़बड़ बोल गए आप। ऐसा कहा जाता है, कई इतिहासकार ये मानते हैं कि दौलत खान लोधी के अलावा राणा संघा ने भी बाबर को बुलाया था। हालांकि कुछ इतिहासकार इस बात को मना करते हैं, ये कोई कंक्लूसिव फैक्ट नहीं है।
लेकिन कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि दौलत खान लोधी ने जो बुलाया था बाबर को, उसके अलावा राणा संघा ने ही बुलाया था। राणा संघा ने जब बुलाया इनको, अगर मैं इन इतिहासकारों की बात मान लूं तो जब राणा संघा ने इनको भारत में बुलाया तो एक सीक्रेट अलायंस हुआ है, अग्रीमेंट हुआ है कि ठीक है भाई बाबर, आप दिल्ली रूल करना, आगरा मेरे को दे देना। याद आया कुछ? जब बाबर पानीपत की लड़ाई जीत जाते हैं, अच्छा खासा एरिया कॉन्क्वेस्ट कर लेते, तो आगरा और दिल्ली खुद अपने अंदर ले लेते हैं। राणा संघा कहते हैं हमें आगरा चाहिए। बाबर ने मना कर दिया कि भाई वी आर नॉट हियर टू ट्रेड दिस टेरिटरीज, आई एम हियर टू रूल। तुम कैसे, तुमको दे देंगे तो फिर हम रूल कैसे करेंगे भाई? तो फिर जो है खानवा की लड़ाई लड़ी जाती है बिटवीन राणा संघा एंड बाबर। इसमें क्या होता है कि राणा संघा को क्रशिंग डिफीट है राणा संघा का, और हार जाते हैं, और उसके बाद राणा संघा की मृत्यु हो जाती है। उनके बेटे हैं उदय सिंह, राणा उदय सिंह, समझ में आ गया? उदय संघा या संघ सिंह जो भी बोल लो तुम। ये इनको एक हैवी लड़ाई के लिए मौजूद, मतलब तैयार करते हैं कि भैया तुम्हें तो लड़ना पड़ेगा। उदय सिंह के बेटे हो गए आपके कौन? महाराणा प्रताप। उदय सिंह को हराने के बाद महाराणा प्रताप लड़ने के लिए आते हैं कि भैया हमारे सामने रहोगे तो मेवाड़ मारवाड़ मिलेगा नहीं। फिर इस लड़ाई को लड़ने के लिए मान सिंह को भेजा जाता है। ये कौन है मान सिंह? एक राजपूत से लड़ रहा है। दिस इज डिप्लोमेटिक स्किल ऑफ अकबर। अकबर अगर किसी इस्लाम खान, किसी और मुस्लिम को भेजता ना, तो यहां पे एक बवाल हो जाता। हो सकता था कि मेवाड़ और मारवाड़ के लोग जो है वो हिंदू मुस्लिम के चक्कर में सिविल वॉर हो जाता। अकबर ने डिप्लोमेटिक स्किल लगाया, ना ना ना, ना मान सिंह को भेजो। अच्छा, मान सिंह कौन है? भारमल जो था ना, जिनकी बेटी थी जोधा भाई, उसी का पोता है। अच्छा, आपको मैं बताऊं, आपको बड़ा सरप्राइज फैक्ट लगेगा कि जो मान सिंह की बेटी है उसकी शादी होती है जहांगीर से। भाई साहब सुन रहे बात को? मान सिंह कौन है? सेनापति है अकबर का, और बहुत हाई मनसब दिया है मान सिंह को। 7,000 का मनसब है। अभी बताऊंगा मनसब क्या होता है। मान सिंह की बेटी की शादी अपनी बेटी, अब बेटी तो अपनी होती है यार, ऐसी बात कर रहा हूं मैं, मतलब उनकी बेटी की शादी जहांगीर से होती है। थोड़ी सी कहानी बता रहा हूं, आगे जहांगीर में मदद करेगा आपको। उनसे इनको एक बेटा होता है, उसका नाम होता है खुसरो। नहीं यार, अभी अमीर खुसरो का कहा था? अमीर खुसरो कब था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। और कब की कहानी है अलाउद्दीन खिलजी की? 1300। चल कहां रहे हो तुम? 1500। 2-2.5 साल पुरानी बात कर रहे हैं मैम। या तो इंसान नहीं होगा वो, सुपरमैन होगा। अखिलेश जानते हो? अखिलेश का नाम सुनो कभी? क्या बात कर रहे हो? ट्रॉय स्पार्टन्स, ट्रॉय नहीं देखा है क्या अभी? क्या तुम आज ही जाओ घर। अगर अंग्रेजी मूवी नहीं देखते हो अंग्रेजी में, तो तुम उसके हिंदी ट्रांसलेशन में आपको बहुत, हिंदी डब में बहुत मिल जाएगा। ट्रॉय करके मूवी है। ट्रॉय देखा है किसी ने? है ना? उसमें अखिलेश की कहानी है थोड़ी सी। अखिलेश इज लाइक ए गॉड, ग्रीक गॉड की तरह माने जाते हैं अखिलेश। ऐसा माना जाता है कि बड़ा लंबा समय था, बड़ा लंबा उम्र रहा है। उसको ब्रैड पिट ने कैरेक्टराइज किया है। एक कहावत है अखिलेश हील। अखिलेश हील जानते हो? अखिलेश हील का मतलब होता है किसी आदमी की कमजोरी। आप जाके पिक्चर देखिएगा, देन विल डिस्कस। मैंने आपको आज पिक्चर देने का पूरा परमिशन दिया है,
आप उसका हिंदी इंग्लिश कोई भी वर्जन देख लीजिए, ट्रॉय करके है, TROY, ट्रॉय, समझ में आ रहा है? तो आप थोड़ा बताना, फिर विल डिस्कस अबाउट दैट, ठीक है? इट्स अ माइथोलॉजिकल स्टोरी। तो मैं कहा था, खुसरो। अच्छा, ये वो खुसरो नहीं है अमीर खुसरो वाला, 250 साल जिंदा थोड़ी ना रहेगा यार, मरेगा आदमी यार। तो खुसरो उनका बेटा हुआ। अच्छा, मान सिंह की बेटी की शादी हो गई जहांगीर से। मान सिंह की बेटी को लगता था ना कि भाई वो तो हिंदुस्तानी क्या बोलते हैं उसको यार, सुल्तानाए हिंदुस्तान, क्या बोलेंगे उसको यार, नहीं 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 नहीं, वो क्या बोलेंगे, क्वीन, पूरे की पूरी हिंदुस्तान की क्वीन वही है। क्योंकि अगले शासक, ये पता चल गया था कि 3 बेटे थे बेसिकली अकबर के, तीनों बेटे में एक तो गे था और वो ज्यादातर इन्फ्लुएंस बाय क्लर्जी था, तो उसका कोई मतलब नहीं था। वो मतलब वैसे भी बहुत टिमिड टाइप का था, डरपोक टाइप का था थोड़ा सा। दूसरा था ना, वो माचिस की तीली की तरह था। आई जस्ट फॉरगॉट द नेम, एक का नाम कुछ कुछ है, मेरा नाम मेरे को याद नहीं आ रहा। वो माचिस की तीली होता है ना, जो थोड़ी देर पुर्र से करता है और तुरंत खत्म। वो दूसरा बेटा उसका वैसा ही था, और इसी चक्कर में वो मारा भी गया वो। और तीसरा बेटा था जहांगीर। जहांगीर सबसे बड़ा बेटा था इसका। जोधाबाई जो शादी हुई थी ना, हकड़ाबाई जिसको हम लोग कहते हैं, जोधाबाई का बेटा, जोधाबाई और अकबर का बेटा था सलीम, जिसको आप जहांगीर कहते हैं। समझे बात होगी नहीं? तो जहांगीर इन सब में सबसे योग्य और एक नंबर का अय्यास, दारूबाज। दारूबाजों में तो कमी नहीं है किसी, पूरे मुगल सल्तनत में अकबर को छोड़ के। अकबर खाली खिचड़ी खाता था, है ना? खिचड़ी चोखा अकबर का खाना था। तो क्या है, तो अय्यास टाइप का आदमी था थोड़ा सा, है ना? तो जहांगीर की ये पक्का पता था कि जहांगीर ही सबसे एबल राजा है और वही राजा बनेगा। तो मानसिंह ने शादी भी करवा दिया अपनी बेटी का कि अगले डेट में। तो मानसिंह ने क्या सोचा मालूम नहीं, उसकी बेटी ने ये जरूर सोच लिया कि मैं बनूंगी क्वीन ऑफ हिंदुस्तान, मल्लिकाए हिंदुस्तान, मल्लिकाए हिंदुस्तान बनूंगी। और वो उस चक्कर में पगला गई बिल्कुल। जहांगीर इनको टाइम न दे एक भी मिनट के लिए। तो बाद में ये जो मानसिंह की बेटी जो है वो क्या होती है, पगला जाती है। तो उसी का बेटा यानी कि जहांगीर और वो जो मानसिंह की बेटी है, इन दोनों से जो लड़का होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खुसरो। अब खुसरो को ये बात बहुत बचपन से खला हुआ होता है कि मेरी मदर को वो राइट नहीं मिला जो राइट उसको मिलना चाहिए था। इसीलिए खुसरो के दिमाग में हमेशा ये गुस्सा भरा रहता था। इसीलिए ने इसके अगेंस्ट रेबल किया था, जहांगीर के अगेंस्ट खुसरो ने। हालांकि खुसरो और खुर्रम 2 बेटे थे जहांगीर के, दोनों ने रेबल किया है, ठीक है? और खुसरो का रेबल बहुत प्रोमिनेंट है, जिसे क्रश किया गया है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस रेबल में गुरु अर्जन देव सिंह, जो 5वें गुरु माने जाते हैं सिख के, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। जब खुसरो के आंख में तीर मार के उसको अंधा किया गया, तब गुरु अर्जन देव जी को एक्सिक्यूट कर दिया। दिस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट नोटोरियस इंसिडेंट डन बाय जहांगीर। जहांगीर वैसे आदमी बड़ा संत है और हिंदुओं और क्रिश्चियनों के प्रति अपनी बहुत आस्था रखा है। वो आपका जो वृंदावन का मंदिर है ना, जहांगीर नहीं बनवाया है। जहांगीर बोर्न ऑफ द हिंदू मदर ना, तो वो आएगा नहीं जहांगीर से। इसलिए जहांगीर ने कभी जिजिया उजिया को रीइंपोज नहीं किया। हाफ ब्लड है ना, हाफ ब्लड मुगल है और हाफ ब्लड ये हिंदू है। राजपूत का भी खून उसके अंदर बह रहा है। तो उसने कभी भी हार्श पॉलिसी अपनाया नहीं है। पर एक नोटोरियस इंसिडेंट जहांगीर के लाइफ में है, ये गुरु अर्जन देव को एक्सिक्यूट करना। क्यों? क्योंकि उसने खुसरो का साथ दे दिया। बात समझा कि नहीं? उसके अलावा आप जहांगीर के लाइफ में एक भी ऐसा पॉलिसी नहीं देखेंगे कि चर्च बनवाया उसने, मंदिर बनवाया उसने, मतलब हर धर्म को सपोर्ट करना। सिखों के अगेंस्ट एक घटना हो गई उनके साथ, पर ये चीज था। याद रखना खुसरो मैं जो बता रहा हूं। राजपूत की जो पॉलिसी है अकबर की, वो रहा है मैट्रिमोनियल लाइंस बेस्ड। हम आपको कुछ नहीं करेंगे, आप हमसे दोस्ती कर लीजिए। क्यों? क्योंकि उसने हुमायूं और बाबर से ये लेसन ले लिया था
कि चाहे कुछ भी कर लो, आप राजपूतों को नहीं हरा सकते। बात समझे कि नहीं? तो उसने पहले कह दिया कि देखो, जिस जिस राजपूत को दोस्ती करनी है दोस्ती कर लो, हम आपको, ये बात आपने वो देखा है जोधा अकबर, देखा है मैडम? उसपे फरमान भेजता है अकबर, याद है राजपूतों को? मैडम आप तो केवल जोधा अकबर की लव स्टोरी में फंस गए, इधर उधर का साइड का देखने का ना। उसे फरमान भेजता है मैम कि आप हमसे दोस्ती कर लीजिए, आप हमारी सोजरेनिटी एक्सेप्ट कर लीजिए, वी आर नॉट गोइंग टू हिंडर योर एम्पायर, आप जैसे रूल कर रहे हो वैसे रूल करो। तो बहुत सारे लोग तैयार भी हो जाते हैं, जैसे कि भारमल तैयार हो जाते हैं आमेर के, वो कहते हैं ठीक है। तो जब भारमल सबसे पहले तैयार होते हैं तो सारे राजपुताना जो है ना भारमल के अगेंस्ट हो जाते हैं कि भैया हम अपनी न बेटी ब्याहेंगे न तुम्हारे यहां से बेटी लेंगे। भारमल का जो आमेर का जो किला है, आमेर के जो भारमल थे, तो फिर कहते हैं कि देखिए अकबर के पास जाते हैं। अकबर उस समय में अपनी हिरन, एक उसका हाथी का नाम था हिरन, उससे लड़ाई कर रहा होता है, याद है मैडम वो सीन? याद है? किसी को याद है यार? आपको याद है? वो अपने हाथी से लड़ाई कर रहा होता, अकबर के फेवरेट हाथी था एक हिरन, वो तो लड़ता था उसको, ठीक है? तो उससे भी बाहर निकल के आता है, कहता है ऐसा है, हम ना भारमल कहते हैं आमेर के, कैसा है, हम आपके दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। कहा बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप दोस्ती का, लेकिन ऑन वन कंडीशन कि आप हमारी बेटी जोधा से शादी करेंगे। वापस जब भारमल जाते हैं तो जोधा को पता चलता है कि भाई अकबर से हमारी शादी हो रही है, एक मुसलमान से हमारी शादी हो रही है। तो फादर से तो उस समय बेटियां वो नहीं करती थी, अपोज नहीं करती थी। अपनी मदर को कहती है कि भाई हमारे पिताजी उस वैसा सिंदूर ढूंढ रहे हैं जहां पे सिंदूर का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। फिर भी होता है कि नहीं, एक राजनीतिक फैसला है, शादी करना चाहिए, आप शादी हो जाती है। फिर वहां पे जोधाबाई जो है ना कुछ कंडीशंस रखती हैं कि भाई ऐसा है, हमारा रिलीजन कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, महल में एक हम कृष्ण की मूर्ति होनी चाहिए, एक मंदिर होना चाहिए, मंदिर तालीम कराना चाहिए आपको, तामीर, हाँ जो भी, तो वो मंदिर बनाई जाए एक। उसके बाद जो है अकबर बाहर निकलते हैं, फिर बोलते हैं कि शब्द बा शब्द पूरा किया जाएगा, इससे पहले हमसे इसे जोर जबरदस्ती में। अकबर तो शादी के रोमांस में थे, तो फिर वो चीजें बुरी हुई, तो मतलब शादी हुआ, बाद में नाम हकड़ाबाई रख दिया गया जोधाबाई से। और वो मान लीजिए कि उनकी जितनी भी क्वींस थी ना, उसमें सबसे ऊंचला स्थान उन्हीं का था। महामंगा की जो, सॉरी नॉट महामंगा, ये जो बैरम खान की जो वाइफ थी जिसे शादी अकबर ने किया था, वो सबसे बड़ी थी, लेकिन फिर भी जो जो डिग्निटी, जो जो पोजीशन जोधाबाई को दिया गया था वो बाकी क्वींस में किसी को भी नहीं था। दैट कैन बी सीन इन मेनी वेब सीरीज ऑल्सो, और आप देख सकते हैं, ठीक है? बहुत मतलब शी वॉज वेरी क्लोज टू हार्ट ऑफ अकबर, समझ में आ गया? इसीलिए आप पता चलेगा आपको कि जोधाबाई को कभी रिलीजियसली कन्वर्ट नहीं किया गया, ठीक है? और जो वो मंदिर वंदिर का कॉन्सेप्ट है वो आज भी आप देख सकते हैं, जो पैलेस में, आगरा के फोर्ट में, वो आज भी आप देख सकते हैं। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अकबर ने जो भी कंस्ट्रक्शन करवाया, आगरा का फोर्ट हो, पंचमहल हो, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन, जहांगीर पैलेस, आप उसमें हिंदू मोटिव्स देख सकते हैं। जो हिंदुओं के पैलेट्स, लोटस वगैरह जो होता है ना मैम, वो आप देख सकते हैं इस पैलेसेस में। ये दिखता है कि जो गंगा जमुनी तहजीब है अकबर का, वो दिखता है। हालांकि सभी राजपूतों ने अकबर की इस पॉलिसी को समर्थन नहीं किया। उसमें एक मेवाड़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मेवाड़ एंड मारवाड़, दे हैवंट सबमिटेड इन फ्रंट ऑफ अकबर। हम अब मेवाड़ का तो समझ में भी आता था, क्योंकि राणा संगा को तो बाबर नहीं मार दिया था, तो उदय सिंह ने कहा भाई हमसे लड़ना होगा। उदय सिंह लड़ते लड़ते मारे गए। उसके बाद महाराणा प्रताप, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 76 में, मान सिंह लड़े, महाराणा प्रताप ने सबमिट नहीं किया आखिरी आखिरी तक। मरने के बाद बहुत कम लोगों को बताया कि कहते मेवाड़ ने सबमिट कर दिया, नहीं,
महाराणा प्रताप जब मारे जाते हैं उसके बाद उनके बेटे अमर सिंह वो तैयार होते हैं, वो लड़ते हैं, जहांगीर से लड़ाई होती है लेकिन बाद में दोस्ती हो जाती है, मनसब सब मिल जाता है। समझे बातों की नहीं? तो मेवाड़ मारवाड़ ने वो एक बोन ऑफ कंटेंशन हमेशा रहा है। हालांकि अकबर की राजपूत पॉलिसी को आप ये कह सकते हैं कि वन ऑफ द एक्सीलेंट पॉलिसी ऑफ द एम्परर। एक दो राजपूत चीफ्टन को छोड़ के ऑलमोस्ट पूरी की पूरी राजपूताना ने जो है सोजरानिटी एक्सेप्ट कर ली अकबर की, और दैट वाज द मास्टर स्ट्रोक। क्यों मास्टर स्ट्रोक था मैम? व्हाई अकबर्स राजपूत पॉलिसी वाज द मास्टर स्ट्रोक? इसी के ऑपोजिट औरंगजेब की दक्कन पॉलिसी वाज द मास्टर फेलियर। क्या कारण था? एनीबॉडी? मैम? हाँ सर। सर बोलिए। कारण यही था सर कि अकबर ने मान सिंह को भेजा था, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई दूसरे को भेजता तो उसको सिविल वॉर का सामना करना पड़ सकता है। सर आप समझिए, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता तो लड़ना पड़ता आपको, और तो वो राजपूत है भाई, चिंटू पुंटू नहीं है वो, कोलैटरल डैमेज हो जाएगा आपका। बाबर भी राजपूतों से लड़ते लड़ते ही मरा है। हुमायूं तो भाई अफगानों से ही हालत खराब हो गया था उसका, राजपूत तो बड़े भिड़े भी नहीं। हालांकि राजपूतों के साथ अच्छी पॉलिसी थी हुमायूं की, ठीक ठाक थी, क्योंकि याद करो अगर तो राणा संगा की वाइफ ने राजपूत हुमायूं को बुलाया था अगेंस्ट बहादुर शाह, याद है कुछ? राखी का त्योहार जो तुम बनाते हो, तो ठीक ठाक पॉलिसी थी। अकबर को ये बात पता था कि अगर मुझे सुल्तान हिंद बनना है तो राजपूत को अपने फेवर में लेना पड़ेगा, इसीलिए अगर आप राजपूत से लड़ते तो कोलैटरल डैमेज करते। जिस तरह का कोलैटरल डैमेज किसने कर दिया है? औरंगजेब ने कर दिया है अगेंस्ट शिवाजी महाराज एंड संभाजी। औरंगजेब, मैं ही नहीं बोल रहा हूं, औरंगजेब की दक्कन पॉलिसी को दक्कन अल्सर बोलते हैं। इरफान हबीब ने भी कहा है, जितने भी भारतीय इतिहासकार हैं आप पढ़ सकते हैं, दक्कन अल्सर। उसको पहले तो रूल करना था इंडिया पे, और वो चाहता नहीं था कि सिविल रिबेलियन, ये सिविल रिबेलियन को अगर शांत किया जाए तो आराम से कौन रूल कर ही सकता। और औरंगजेब के साथ यही तो गड़बड़ हो गई। औरंगजेब क्या किया पता है आपको? अपने दम पे लड़ा सर, वो बस नहीं सर, औरंगजेब अपने दम से नहीं लड़ा है। औरंगजेब की इसे मूर्खता कहते हैं सर, इसको मूर्खता कहते हैं। इनके बेटे शिवाजी महाराज के बेटे का नाम था संभाजी। इसने क्या किया कि मेन चौराहे पे लाके संभाजी को गला काट दिया। इससे क्या हुआ? मराठा सेंटीमेंट, वो छत्रपति थे, मराठा सेंटीमेंट हर्ट हो गया। अब वो भाई साहू जी महाराज से क्या लड़ेंगे? वो मराठों से लड़ रहे हैं, मराठे जनरल पब्लिक से लड़ रहे हैं। अगर कोई एक एम्परर जनरल पब्लिक से लड़ने लग जाए, समझ लीजिए कि मौत आपके बहुत पास आ गया है। वियतनाम का युद्ध यूएसए क्यों नहीं जीत पाया? कुछ पता ही नहीं रहता यार तुम लोग। हाँ, वो चिनमिन वाला क्यों नहीं जीत पाया सर? भाई लोकल से लड़ने लग गया यूएस ना, तो बाद में लोगों ने कहना शुरू किया, भाई तुम क्या कर रहे हो यार? अगर मान लो कि पाकिस्तान इंडिया से पर वॉर करता है, या इंडिया पाकिस्तान वॉर होता है, इंडिया पाकिस्तानी आर्मी से लड़े तो समझ में आता है, पाकिस्तानियों से लड़ने लग गया ना इंडिया, तो फिर वो बिगर कोलैटरल डैमेज होगा, कुछ बर्बादी होगी पूरी तरीके से। तुम एक आदमी से लड़ सकते हो ना, कितनी आर्मी होगी भाई? 100, 200, 500, 1000, 10,000। तुमको पूरा का पूरा लाखों लोगों की पॉपुलेशन से लड़ना पड़ जाए तो क्या होगा बताओ? तुम कभी जीत पाओगे? इनकंक्लूसिव वॉर हो जाएगा वो। ये गड़बड़ है औरंगजेब की तरफ से, मूर्खता है, बेवकूफी जिसको कहते हैं। औरंगजेब जो है ना, ही इज अ कॉमन मैन। मैं बार बार आपको बोलता हूँ, कोई डिप्लोमेटिक स्किल नहीं है औरंगजेब के पास, अकबर वाली बात नहीं है औरंगजेब। तुमको पता था कि मराठों का सेंटिमेंट एज इक्वल एज राजपूत है? कौन बोला तुमको गला काटने का? दे देते आर्मी में, मराठा और खुश जाते, तुम्हारा सपोर्ट करते।
वो एक गड़बड़ है, समझ में आ रहा है। राजपूताना पॉलिसी आई ऑलरेडी डिस्कस्ड, क्लियर है, बात हो गई, बस इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, गुजरात में मिर्जा, मिर्जा कौन थे? ये तो सिया थे, ठीक है, और ये वो थे जो वह सिया नहीं थे यार मिर्जा, सर मिर्जा टाइटल ही है सिया का। वह टाइटल है तो उससे क्या, मैंने कुछ बोला था तुम लोगों को यार, तिमुराइड हैं ये लोग। हाँ, तिमुरा मिर्जा टाइटल था, तिमुराइड है वो, बाबर का टाइटल पहला मिर्जा है, तिमुरी है ये, इनकी शादी होती है मुगलों से। तुम जिस मिर्जा को बोलो ना, वो मिर्जा गालिब वाले मिर्जा है, वो अलग मिर्जा है भाई, वो पर्शियंस हैं, ये तिमुरी वाले मिर्जा हैं। बाबर का पहला टाइटल मिर्जा है, बताया नहीं कि तुम्हें कि तिमुरी हैं, तो इनको लगता था कि ये भी रूल कर सकते हैं, शादियां होती हैं इनके मुगलों खानदान से, बात समझा। तो इसका रिबेलियन हुआ था मिर्जाओं का, जिसको क्रश किया था अकबर ने, तो ये भाग कर चले गए थे गुजरात में। यार भूल गए सब कुछ यार, भूल गए क्या? मिर्जा वाला रिबेलियन नहीं बताए थे? एक और इनका स्टेप ब्रदर का रिबेलियन था, नहीं नहीं नहीं, वो एक अलग है मिर्जा, ये अलग है, वो अलग, मतलब वो उनका स्टेप ब्रदर वाला वो अलग रिबेलियन है, मिर्जाओं ने अलग रिबेलियन किया है। अरे यार ये देखो मिर्जा हाकिम है जो स्टेप ब्रदर है, ये दूसरे मिर्जा हैं, देखो तिमुराइड एंड दस रिलेटेड टू द अकबर बाय मैरिज कंट्रोल इन द एरिया ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। बात समझा कि नहीं? तो इसको वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से भागे खदेड़ा था, तो ये लोग गुजरात में जाके शरण ले लिए थे। अब गुजरात में तो चल ही रहा था वहां पर कि भाई मुजफ्फर शाह वगैरह का अफगानी थे वो लोग, तो उन्होंने इनको दे रखा था कि संरक्षण की, आइए रुकिए यहाँ पर। तो गुजरात में क्या था, मिर्जा और वो जो अफगानी शाह खानदान था वो तो चल रहा था, और बिना गुजरात जीते जो है काम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता काम? ट्रेड नहीं होगा सर, ट्रेड नहीं होगा। एक बात बताएं आपको सर, मिर्जाओं को हराया गया, गुजरात पर मतलब अतिक्रमण किया गया, गुजरात को अपने अंदर मिला दिया गया। सबसे स्ट्रेंज पार्ट क्या है पता है इस घटना का मैम? ये अजमेर होते हुए अहमदाबाद गए थे, और सबसे स्ट्रेंज घटना यह है कि यहां पर अकबर ने पहली बार समुद्र देखा है। आपको पता है मैडम सर एंड मैम कि मुगलों के पराजय का सबसे बड़ा कारण क्या है? यही वीक नेवल पावर। जिस खानदान का सबसे महत्वपूर्ण शासक पहली बार समुद्र देख रहा है, वहां नेवल पावर क्या होगा सोचिए। नहीं समझे मैडम? तो फिर वो क्या ही कोप अप कर पाएंगे विलियम हॉकिंस और पुर्तगालियों से। मैडम इतना नेवल पावर वीक था कि पुर्तगाली मुगलों के शिप को हाईजैक कर ले रहे हैं, और इसमें ऊपर से जहांगीर की मूर्खता। अब मैं जहांगीर पे बार बार चला जा रहा हूं, बोलने का मन कर रहा है तो बोल देता हूं। मतलब एक होता है ना कि आग से लड़ने के लिए आप आग का इस्तेमाल कर रहे हैं, पुर्तगाली क्या कर रहे थे, मुगलों के जहाज को हाईजैक कर ले रहे थे। जब तुम्हारा शासक पहली बार ही समुद्र देखेगा तो नेवल पावर तुम्हारे पास क्या ही रहेगा। तो इन पुर्तगालियों से हैंडल करने के लिए अकबर ने तो लड़ाई कर लिया कि भाग यहां से, 2 लात मारेंगे। जहांगीर ने अंग्रेजों का इस्तेमाल किया। याद है वो हॉकिंस आए थे, रो आए थे, तुम मेरी मदद करो मैं पुर्तगालियों से लड़ने में। अबे तो तुम पुर्तगालियों को किस लिए भगा रहे हो भाई? कि तुम भारत ना इंडिया न जीत जाए, तो क्या अंग्रेज किस लिए इंडिया में आए हैं? तुमको आरती दिखाने तो आए नहीं है। नहीं समझा बात को, क्या बोल रहा हूं मैं? वीक नेवल पावर।
ये वीक करता है मुगलों को। आप कभी भी अच्छे ऑब्जेक्टिव्स अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुगलों के डिक्लाइन के पीछे का क्या सबसे बड़ा कारक है, तो आपको समझ में आएगा कि उसमें से एक है वीक नेवल पावर। पहली बार गुजरात जीतते वक्त अकबर खुद देखता है कि मुझे समुद्र दिखाई दे रहा है, आगे क्या होगा भगवान ही जाने। अच्छा ऐसा भी है क्या? हम तो बगल में गंगा नदी और यमुना नदी को ही समझते थे, ये तो कुछ और ही चीज दिख गया। चलो एक बार नहा लेते। समझ रहे बात को? ये चीज ध्यान रखिएगा। बल्कि इस मुगल के साथ ट्रेड नहीं होता था भाई। ट्रेड होता है, नेवल पावर नहीं है। शिप है, नेवल नहीं है, नेवी नहीं होता है। तो शिवाजी महाराज ने किया था सर नेवी। हाँ, नेवी नहीं है उनके पास। शिप होना एक अलग, देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेवी। एक होता है मिलिट्री का नेवी, आर्म नेवी जिसको कहते हैं, और दूसरा होता है मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी का मतलब हो गया कि जो वो शिप का इस्तेमाल आप ट्रेड के लिए कर रहे हैं, दैट वाज देयर विद मुगल्स। लेकिन इस ये जो समुद्र है इसका इस्तेमाल आर्मी के लिए मिलिट्री पावर की तरह इस्तेमाल करना है, वो भी तो होगा ना, वो नहीं था इनके पास। नहीं समझा? तो गुजरात की विक्ट्री बहुत बड़ी बात हो गई सर। क्यों बहुत बड़ी बात हो गई? क्या पैसा है गुजरात में, गजब क्या अमीरों अमीर मर्चेंट्स, इतना कुछ भाई साहब कि वापस लौटते वक्त इतने ने क्या किया, जो जामा मस्जिद है आगरा का, उसके सामने बुलंद दरवाजा बना दिया भाई। कहा भैया गुजरात की विक्ट्री है, कुछ तो बात होगी। कहा अब अगली नजर कहां दौड़ाई जाए, तो बंगाल में। देखिए जिसको भी चाहिए होगा ये पीडीएफ पढ़ना, सारी बातें लिखी हुई हैं इसमें बंगाल में, इसलिए बड़ा डिटेल से बना दिया मैंने। समझा बात होगी? बंगाल में है, बंगाल में थे अफगानी पावर। अच्छा अफगानी में हुआ गए दौद खान। दौद खान, हाँ बंगाल बिहार में यही थे ना। दौद खान थे, अफगान अफगानी थे ना। हमेशा से बंगाल बिहार में अफगानियों का शासन रहा है, हमेशा से हराया गया, फिर अफगानियों ने शासन करना शुरू किया। तो यहाँ पर आपको अफगानी कल्चर नजर भी आएगा। और यही कारण है कि तुम्हें बंगाल का जो ईस्टर्न बंगाल वाला पार्ट है वो मुस्लिम है, ये तुम बांग्लादेश जिसको आज को प्रेजेंट डे में कहते हो, ये सब वहीं से। क्यों? तुम सोचो कि कायदे से नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट मुसलमानों के संपर्क में और मुस्लिम्स होने चाहिए थे, लेकिन उससे बहुत दूर आकर बांग्लादेश में कहां से मुस्लिम हो गए, ये कभी आपने ऑब्जर्व किया था ना? पंजाब में मुसलमान समझ में आते हैं, जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान है, पंजाब का एरिया, हाँ वेस्टर्न पाकिस्तान, तो वहां पर मुसलमान समझ में आते हैं भाई। वहां से हमेशा से तिमुराइड आते रहे हैं, दिल्ली सुल्तान आते रहे हैं, लेकिन उससे बहुत दूर आके बंगाल में मुसलमान होना, ये कुछ आपको कभी बांग्लादेश, इस हिंदू कंट्री के बीच में बांग्लादेश एक मुस्लिम कंट्री की तरह इमर्ज करके आना, ये कुछ आपको एस्टोनिशिंग फैक्टर नहीं लगता था सबको पहले? कभी कभी सोचा आप लोगों ने? हाँ कि यार बताओ यार, ये पूरे म्यांमार में बुद्धिस्ट है, इधर पूरे नॉर्थ ईस्ट में आपको हिंदू है, इंडिया में पूरे के पूरे हिंदू हैं, और पाकिस्तान वेस्टर्न पाकिस्तान, जो पाकिस्तान जिसको प्रेजेंट डे पाकिस्तान कहते हैं, वहां पर मुसलमान समझ में आता है भाई कि वहीं से लोग आए हैं तो वहीं पर मुसलमान होंगे। वहां से इतने दूर बांग्लादेश में मुसलमान कैसे आ गए? यही था, ये हमेशा से अफगानी पावर का होल्ड रहा है। नहीं समझे? और दौद खान थे, कुछ जल लाएगा यार। अच्छा फ्यूमिगेट कर रहा है दिन के टाइम में, सुबह के टाइम में यार, बड़ी बात है यार, सुबह के टाइम कर रहा है यार। सुबह के टाइम करता है क्या? वही है ना यार, कुछ जल तो नहीं रहा है। पता चला मच्छर के चक्कर में हम लोग भी जल गए यार, हैं? अरे पता कर लो यार, वही है ना टायर वायर तुम जला, कुछ तो जल नहीं रहा, केबल वेबल।
पूछो यार भाई, अगर वायरिंग जल गया ना तो है इतना सुबह यार, थोड़ा अनयूजुअल नहीं लग रहा है? उस समय से अभी आएगा। ए भाई पता करो यार, जान वान की बात है, पता करो। अरे बंद क्यों, बंद करने से क्या फायदा होगा यार, तुम तो अजीब बात कर रहे हो यार। ए बाबू यार कुछ जल तो नहीं रहा है यार, फ्यूमिगेशन ही है ना? है तुमको आ रहा है स्मेल? हाँ सर, हम लोग को भी आएगा। हमारे लगा तो नहीं आ रहा, तो आएगा। देखो यार इधर उधर कुछ, सब सही है ना? बाहर देखो यार एक आदमी, ए बाबू अंकित बाहर देखो यार जरा। नहीं गेट बंद करने का क्या मतलब है यार, कोई चीज गड़बड़ाएगा तो गेट थोड़ी बंद करोगे, देखो इसको। हाँ तुमको नहीं आ रहा है? अरे केवल हम ही को आ रहा है, आ रहा है क्या? आइए ना सर, कुछ नहीं होगा। अरे यार तुम नियति बात की बात कर रहे हो यार, मैं छोटा छोटा बच्चा है यार, इंश्योरेंस भी एक्सपायर होने वाला है मेरा। नींद आ रहा है? बोरिंग है क्लास क्या? नींद है तो बताओ। अच्छा छोड़ो तो ज्यादा स्मेल है यार, तुमको नहीं आ रहा है? ये कह रहा है यार कि इसको आ ही नहीं रहा है। अबे ये हवन का स्मेल है, कोई टायर जलने का स्मेल है यार, कोई प्लास्टिक जलने का स्मेल है। या भगवान भोलेनाथ का नाम लो, क्लास शुरू करते हैं, समझे? दिक्कत हो जाएगा भाई, चलो छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा, समझा? एसी नहीं चल रहा है ना, इसको खोलो, अब ज्यादा फैल रहा है यार, इसको खोल। सही बात बोल रहा है। नहीं यार स्मेल आ रहा है यार। आँख में भी लग रहा है, नाक में भी लग रहा है। चलो, दौद खान जो थे ये थे बंगाल में, इन्होंने क्या किया था ना, एक कंसोर्टियम बना लिया था, वहां के हिंदू लॉर्ड्स जितने थे उन सबको अपने अंदर मिला लिया था, एंड दैट बिकम द फॉर्मिडेबल पावर फॉर अकबर। अकबर को चैलेंज पसंद था, अकबर गेव द फ्रंट ऑन अटैक, समझ में आ गया? अकबर ने क्या किया, फ्रंट ऑन अटैक किया और अफगान किंगडम को नॉर्दर्न इंडिया से बिल्कुल खत्म कर दिया। बंगाल का ये एक्सपेडिशन क्यों इंपॉर्टेंट है? मालवा अकबर के पास है, मालवा अकबर के पास है, गुजरात अकबर जीत चुका है, बंगाल अकबर जीत चुका है, उसको अपना ट्रेडिंग रूट मिल गया, ये बनाता है अकबर को महान। ये पहला भारतीय शासक है, मतलब मुगलों में, जिसने बंगाल और गुजरात दोनों को जीत लिया है, समझ में आ गया? तो इसको नेचुरली इसे अमीर तो बनना ही था, बात को समझा कि नहीं?
तो यही इसका, हालांकि पूरे भारत पर नहीं है, ये जो हिस्सा है नीचे का ये औरंगजेब जीतेगा, पूरा भारत नहीं जीता है इसने। जहांगीर ने कुछ नहीं किया है, जहांगीर ओनली कंसोलिडेटेड द पावर। जहांगीर को वैसे भी समय नहीं है, मेहरुनिसा को अपने पिता से समय नहीं है। समझ में आ रहा है कि जहांगीर बीमार पड़ जाता है ना बाद में जाकर, उसके बाद ज्यादा समय नहीं है। शाहजहां को बिल्डिंग बनाने से समय फुर्सत नहीं है, तो अगला पावर जो एक्सपेंशन का काम करेगा वो कौन करेगा? औरंगजेब करेगा। और इसी एक्सपेंशन में पूरा कुल गोबर कर देते हैं औरंगजेब। समझ में आ गया? तो ये चीज समझ लीजिए आप बात को। तो ये चीज आपका जो है मेन इसका जो एरिया है वो ये है। अब चलिए मतलब की बात पर आते हैं। ये पॉलिटिकल हिस्ट्री यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये किसके पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है? बीपीएससी के पर्सपेक्टिव से। यूपीएससी में पॉलिटिकल हिस्ट्री को कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं पूछते वो। लेकिन आपके लिए जो है बीपीएससी पर आप एग्जाम दोगे तो बीपीएससी के लिए ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे कौन था, यहाँ कौन था, इधर किसको दबाया, किसको कुचला, ये किया वो किया। ठीक है, तो मालवा सब जीत गया, ये बंगाल जीत गया, तो ये पूरा एरिया हुआ। ये बाद में औरंगजेब एडेड बाय औरंगजेब हो जाएगा। ठीक है, ये जो येलो कलर दिख रहा है ये इसका है। अब आता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन। क्या हुआ है? चला यार, फैन क्यों नहीं बंद हो गया यार? फैन चला दो बाबू, फैन चला दो। अब आओ यार, तुम लोग फैन और उसमें ध्यान दे रहे हो। एडमिनिस्ट्रेशन पे आओ। एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ नहीं है, इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन अपनाया है वो किसका एडमिनिस्ट्रेशन है? शेरशाह सूरी का है। शेरशाह सूरी के एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो ये क्या करेंगे? उसको मॉडिफाई कर देंगे। बस यही काम किया गया है। जो भी चीज किया गया वो शेरशाह सूरी का एडमिनिस्ट्रेशन उसको फॉलो किया गया। शेरशाह सूरी ने क्या किया था बताएं? शेरशाह सूरी ने क्या किया था? क्या क्या किया मैडम? जमीनी लैंड वाला बताइए। नहीं तो मुझे वही बताइए ना कि क्या किया उन्होंने एग्जैक्टली। ठीक है, एक यूनिट दिया, फिर क्या किया उन्होंने? रुपया नहीं मैडम, लैंड पे बताइए। उसने क्या किया था मैम कि पहले ना पूरा का पूरा लैंड का सर्वे किया था, और सर्वे में ये पता किया था कि कौन सा लैंड बहुत ज्यादा उपजाऊ है, कौन थोड़ा कम उपजाऊ है, कौन एकदम बंजर है। इन्होंने भी वही कर दिया मैडम। हाँ, उसके हिसाब से जिसको ज्यादा उपजाऊ था उसको ज्यादा टैक्स था, जिसके कम उपजाऊ था कम टैक्स था, है ना मैम। उसके बाद उसको मेजर किया, उसकी पूरी अकाउंटिंग करवाई कि मान लीजिए आपके पास 2 एकड़ की जमीन है और बहुत उपजाऊ है तो आपसे ज्यादा टैक्स लिया जाएगा। समझा बात बच्चा पार्टी? समझे कि नहीं? ये चीज सेम चीज अकबर ने किया। अकबर ने भी क्या किया कि लैंड का सर्वे करवाया, जो ज्यादा फर्टाइल लैंड था उसको लिख दिया भाई किस किस के नाम पर वो कितना फर्टाइल लैंड है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या था यहाँ पर कि अकबर ने क्या किया, लैंड को मेजर करवाने के बाद फिक्स कर दिया, भाई तुम्हारा लैंड बहुत उपजाऊ है, तुमको 200 रुपए देने का। आपका लैंड कम उपजाऊ है, 150 रुपए देने का। तुम्हारा तो बहुत ही कम उपजाऊ है, तुमको 100 रुपए देने का। अभी ये जो फिक्स किया ना, बहुत प्रॉब्लम हुआ इससे। फिक्स करने से प्रॉब्लम होता है ये चीज कि पेजेंट पे दबाव बढ़ने लग जाता है। मैम जरूरी नहीं है कि अगर आपका जमीन उपजाऊ है तो आपकी पैदावार हमेशा ज्यादा ही रहे। समझ में आ गया कि नहीं? तो ऐसे में ना मैडम प्रॉब्लम होना शुरू हो गया, बहुत जगह पे रिवोल्ट्स होने लगे, पेजेंट्स रिवोल्ट्स करने लगे कि भाई ये तो बहुत दिक्कत है, कैसा शासक आया रिवोल्ट। अकबर को नाम भी बहुत कमाना था। मुझे वैसे लोग से बड़ा डर लगता है जो नाम कमाने के चक्कर में रहते हैं मैडम, बड़े खतरनाक लोग होते हैं। आपको पता नहीं है कि वो किस एक्शन में नाम कमाने लग जाए। नहीं समझ रहे हो बात को क्या है? कुछ लोग को ये शौक होता है मेरा नाम हो। है काहे खतरनाक होते सर? नाम के चक्कर में ये प्रॉब्लम हो जाता है ना, फिर उसका रियल कैरेक्टर नहीं रह जाता है वो। अब किसी को बहुत जरूरत रहेगा मैम, अब उसको लगेगा यार ये तो अकेला है, कोई देख नहीं रहा है,
तो करेगा ही नहीं। बात समझे कि नहीं? तो अकबर को वो भी कीड़ा काटे हुए था हल्का सा, समझा बात को? तो ये एक प्रॉब्लम थी, तो इससे अपनी पॉलिसी को थोड़ा रिवर्ट किया और इसे ना कुछ सिस्टम अपनाया। एक और था, टैक्स कौन वसूलेगा? एक 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 ऑफिशियल कोनिंगो बोलते थे उसको। आज भी यूपी में लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए कोनिंगोज वगैरह होते हैं लेखपाल के अंदर, कोनिंगो और लेखपाल। ये लोग क्या करते थे ना, करप्शन करते थे, वसूलते थे 100 रुपए, बताते थे 50 रुपए। इसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट मेजर लिया गया, कुछ पॉलिसी चेंज किया इन्होंने। ये पॉलिसी जब्ती, दशाला और बटाई के नाम से जाना जाता है। जब्ती तो वही सिस्टम है जो शेरशाह सूरी का है। आपका लैंड एसेस किया गया, आपको टैक्स बता दिया गया, आपको टैक्स पे करना होगा। इसमें प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम थी सर? वही, कोई जरूरी नहीं थे तो थोड़ी ना कि इतना होगा ही होगा, तो सिस्टम लगाएगा दशाला। अरे तुम्हारा लैंड एसेस किया 1 एकड़ का, मुझे पता चलता है 100 केजी तुम्हारे यहाँ प्रोडक्शन होता है। मैंने कहा कि भाई ऐसा है, तुम 100 रुपए मुझे दोगी। क्लियर है ये चीज? इसे जब्ती बोलते हैं। अगली साल में तुम्हें 100 रुपए देना था, लेकिन तुम्हारे यहाँ पानी नहीं, बरसात ही नहीं हुआ, तो तुम्हारे प्रोडक्शन नहीं हुआ, 100 रुपए दे पाओगी? जब्ती में प्रॉब्लम यही था। तो इन्होंने कहा यार अभी क्या किया जाए, क्या किया जाए, समझ में नहीं आ रहा। तो टोडरमल साहब इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो इन्होंने कहा एक काम करते हैं, दशाला लाते हैं। पिछले 10 साल में कभी तो ऐसा हुआ होगा बारिश नहीं हुई होगी, और कभी ऐसा भी होगा जब बारिश बहुत हुई होगी। पिछले 10 साल का प्रोडक्शन नाप लेते हैं और उसका एवरेज निकाल लेते हैं। जो होगा वो तुम तो दे पाओगे ना, तब तो उसमें तो कम प्रोडक्शन वाला भी आ जाएगा ना। तो इसको कहा गया दशाला सिस्टम। क्या किया गया? 10 साल का मेजर किया गया और उसके बाद क्या कह दिया गया, भाई जो प्रोडक्शन होगा, जितना निकलेगा, मान लो कभी 1 ही केजी हुआ, किसी दिन 100 केजी हो गया, फिर किसी दिन 50 केजी हो गया, एवरेज निकाल लो और बता दो कितना हुआ, वही तुम्हें देना पड़ेगा। तो दशाला सिस्टम इसी को कहते हैं। हाँ, 1/3 देना होता था। एक था बटाई, बटाई शेयर क्रॉपिंग। आप कहोगे भैया मेरे पास पैसे नहीं है, हम पैसे वैसे नहीं दे पाएंगे, तब कोई बात नहीं, तुमने कितने केजी बनाया? 100 केजी, तुम एक 1/3 दे दो मेरे को, तुम 33 केजी दे दो मेरे को। मतलब जितना तुमने प्रोडक्शन किया है उसी का 1/3 दे दो मेरे को, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको क्या बोला गया? बटाई। ये क्या था? शेयर क्रॉपिंग था। ठीक है, ये था। एक नाशाक सिस्टम भी था, दैट वाज बेसिकली द खनपूद, मेजर करके आपको टैक्स देना था, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। जमीन जैसे शेरशाह सूरी ने बांटा था, बहुत प्रोडक्टिव, लेस प्रोडक्टिव, फलाना प्रोडक्टिव, दिमाग का प्रोडक्टिव, इसने उसका नाम दे दिया, इससे बोला कोलाज, जो हर साल प्रोडक्शन होता है जहां पर। क्यों आप रहे हो? तो क्यों नहीं आए? बोरिंग लेक्चर, आवाज थोड़ा बढ़ा दें। हाँ, तो एक का नाम रखा गया पुलाज। पुलाज क्या था कि हर साल जहां पे पैदावार होती है, मतलब बहुत बढ़िया जमीन। सर ये आपके एग्जाम में आया था, चारों नाम दे दिए तो पूछा था क्या है ये। कुछ लोग बोल रहा था कि पोलो खेलने का तरीका है ये, कुछ लोग बोल रहा था कि एक डिश है जो मुगलों के समय में खाया जाता था। नाम भी देख लो कैसा कैसा है। बंजर नहीं दिया था इन्होंने, इन्हें पुलाज, पराती और चेचड़ दे दिया, बंजर दिया ही नहीं। बंजर दे तो समझ जाता कि भाई ये जमीन से जुड़ा हुआ है। अब क्या था, मुगलों के समय का एक बहुत बेहतरीन खाना, मस्जिद बनाने की एक कला शैली। समझ में आ गया मैडम? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये आपके इसमें ही पूछा गया है, बीपीएससी में ही पूछा गया, यूपीएससी नहीं पूछा। पराती क्या बोलते थे? फैलो। फैलो लैंड किसको कहते हैं? क्यों छोड़ते थे मैम? हाँ, रिकूप करने के लिए, फर्टिलिटी। हाँ हाँ, तो उसमें कुछ नहीं छोड़ दिया जाता है कि अपना फर्टिलिटी जो है रिकूप हो जाए। अगर आप जमीन को छोड़ दीजिएगा तो वैसे भी फर्टाइल हो जाता है, तो उसके कितने भी नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू जो उसके न्यूट्रिएंट जो चले गए होते हैं वो वापस आ जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्या कि भाई मतलब 3 साल में 1 साल पड़ती छोड़ देते हैं या पड़ाती कर देते हैं। इसको फैलो लैंड हो गया, इसको थोड़ी कम टैक्सेस पर डाला जाएगा। चेचड़,
चेचर में क्या कहते हैं कि लैंड विच हैज बीन फैलो फॉर 2 to 3 years, ये हर साल छोड़ते थे, ये 2 से 3 साल के लिए छोड़ा, मतलब थोड़ी सी बहुत ही बेकार जमीन है ये, समझ में आ रहा है। और एक बंजर किसको बोले, 3 साल ज्यादा छोड़ दिया आपने। तो अब क्या कर दिया आपने, लैंड कैटेगराइज कर दिया, तो टैक्सेशन भी उसी हिसाब से होगा। सबसे ज्यादा टैक्स किससे लिया जाएगा, पोलाद से, फिर उसके बाद परती से, उसके बाद चेचर, उसके बाद बंजर से लिया जाएगा। तो ये 4 कैटेगराइजेशन ऑफ लैंड था जो कि इन्होंने किया। बेसिकली ये अकबर ने नहीं किया था, टोडरमल का है ये, समझ में आ रहा है। टोडरमल एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर थे और फाइनेंस मिनिस्टर टोडरमल थे, हाँ टोडरमल थे, समझ में आ रहा है आपको कि नहीं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा जो इन्होंने किया गया, हाई क्वालिटी सीट्स के लिए भी काम किया गया कि भाई हाँ काम करेंगे हाई क्वालिटी सीट्स। एडमिनिस्ट्रेशन, मनसबदारी ये बहुत कठिन है थोड़ा सा। मेरे एक सवाल का उत्तर दीजिए, आप लोगों ने मनसबदारी का नाम सुना ही होगा। मनसबदारी इज अ मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, क्या था ये? एक मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन था, मिलिट्री का कैसे उसकी संरचना होगी, या फिर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन था जैसे हमारे यहाँ कलेक्टर वगैरह होते, क्या था? बोलिए। मिलिट्री था। कितने लोग मिलिट्री के पक्ष में हैं, कितने लोग सिविल के पक्ष में हैं, और बाकी लोग किसके पक्ष में? नहीं समझ में आ रहा है, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? मेरे पक्ष में है, मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अरे यार, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन जैसे हमारे यहाँ मार्शल कर्नल होता है, ये होता है, उसका भी अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, हायरार्की होती है, ऐसा कुछ था, या जैसे हमारे यहाँ कलेक्टर इलेक्टर होते हैं वैसा कुछ था? सुना है आप लोग के 17वें बीपीएससी में 250 एसडीएम का सीट आ रहा है, ये कितना सत्य है? क्योंकि हर साल आता है पर आता नहीं है। तो मैडम क्या न्यूज मिला है आप लोगों को? सर आप लोग तो अंदर का खुद के न्यूज निकालने वाले लोगों में से, क्या लगता है आप? अच्छा एक बात आप लोगों को मुझे बोलना है, आप लोगों भी ना बहुत छोटे बच्चे हो ना, तो ना आप अपनी पॉलिसीज को न्यूट्रल रखना। नहीं समझा बात को? बच्चा जो है ना, तुम लोग अभी छोटे हो, कोई अगर तुमको 60-62 साल का बुढ़ा मिल जाएगा ना, तो तुम्हारे अंदर की चीजों को निकाल लेगा। नहीं समझी बात? आप लोग छोटे हो अभी, अभी आप अपने मतलब जो आपके अंदर है उसको मास्क करना नहीं आता आप लोगों को। नहीं समझा? अब वो तभी होगा जब अंदर से इनहेरेंटली उन चीजों को मानोगे, जैसे सेकुलर वैल्यूज हैं, जैसे डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं। कुछ लोग ये मानते हैं ना कि यार तानाशाही आ जाना चाहिए भारत में, चाइना की तरह मानते हैं कुछ लोग। क्या कर सकते हैं, डेमोक्रेसी में कुछ फायदा नहीं होता है, मोबोक्रेसी होती है, खाली नौटंकी होता है यहाँ पे, खाली दिन भर चले इलेक्शन होता रहता है, कुछ लोगों का ये मानना होता है। पर आप इस चीज को मानिए मत, आप यही मानिए कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट सिस्टम, और ये केवल आपके मुंह पे नहीं आना चाहिए, आपके दिमाग में भी रहना चाहिए। कुछ लोग होते हैं अंदर से कि यार हिंदू ही जो है सो है, या मुसलमान ही है जो है सो है, क्रिश्चियन ही है जो है सो है। आप ये मत मानिए, आप ये मानिए कि सभी बराबर हैं, सभी धर्म बराबर हैं, हमें सबको इज्जत देनी चाहिए। क्योंकि अगर आप केवल मुंह से ये बात मानेंगे सभी धर्म बराबर है, और अपने दिमाग से नहीं मानेंगे ना, तो वो बुढ़ा 62 साल का निकाल लेगा आपसे, आप फंस जाएंगे। और कई बार ऐसा लग रहा होता है कि हम सही बोल रहे हैं, पर सही नहीं बोल रहे होते हैं आप। मतलब मैं क्या कह रहा हूं पता है ना, आप इंटरनलाइज करिए चीजों को, नहीं तो कहीं ना कहीं मेंस में निकल जाएगा आपसे। और मेंस में अगर तुम मास्क कर भी गए अपने अंदर की सच्चाई झूठाई जो भी है, तो इंटरव्यू में तो घुसेड़ के निकाल ही लेंगे, आपके आपके अंदर घुस जाएंगे वो। 60-62 साल के बुढ़े वो यही दिन भर करते रहते हैं। नहीं समझा?
जैसे मैं आपको अपना एक एग्जांपल बताता हूँ। आई वाज गिविंग 2018 मैं 2018 यूपी पीसीएस एग्जाम। मेरी एक आदत है ना, मैं किसी का ना सरनेम वगैरह नहीं लगाता हूँ, सीधे नाम बोलता हूँ। नहीं समझे बात को? मेरी आदत है ये, मैं इसे बहुत सुधारना चाहता हूँ कि ये चीज है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम जो है फिरोज अहमद है, इसी का नाम, तो मैं फिरोज बोल दूंगा। जैसे किसी बड़े से बड़े पर्सनैलिटी का, महात्मा गांधी है, गांधी बोल दूंगा। लाल बहादुर शास्त्री, शास्त्री बोल दूंगा, या लाल बोल दूंगा। पूरा नाम बोलने की मेरी आदत नहीं है, बचपन से ही आदत नहीं है। मैं ऐसे ही मेरा इनकलकेशन ही हुआ है। वो मतलब आई ऑलवेज वांटेड टू चेंज। एक दो मॉक टेस्ट में मेरे को ये नोटिस किया भी गया, पर मैंने इस चीज को नोटिस नहीं किया था। तो यूपीपीसीएस का एक इंटरव्यू चल रहा था, प्रभास सर इंटरव्यू ले रहे थे। प्रभास सर आया, दूसरे उस समय के चेयरमैन थे यूपीएससी के, ये प्रभास सर दूसरे वाले। तो ऐसे ही पूछा गया। आई वाज गिविंग आंसर्स ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन, हर सवाल को उत्तर दे रहा था मैं। आउट ऑफ द ब्लू मून किसी एक पैनलिस्ट एक सवाल पूछ दिया, बड़ा इजी सा सवाल। अच्छा बताइए, रामायण की रचना किसने करी है? आउट ऑफ द ब्लू मून होता ना, कहीं से भी इससे पूछ दिया किसी ने। मेरे को भी थोड़ा सरप्राइजिंग लगा कि यार ये सवाल पूछने का क्या तुक बनता है। सवाल कुछ और ही बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, उसी में किसी ने आउट ऑफ द ब्लू मून पूछ दिया। मैंने तुरंत आओ देखा ना था, मैंने बोल दिया वाल्मीकि ने किया है सर। तो सामने वाले ने बोला कि अच्छा बताइए, थोड़ा अदब से नाम लीजिए। हिंदी में बोला उसने, दैट इंटरव्यू वाज गोइंग ऑन इन इंग्लिश। थोड़ा अदब से नाम लीजिए, वो आपके चाचा, आपके कजिन नहीं है जो आप वाल्मीकि बोल दिए। पूरा नाम लीजिए, महर्षि वाल्मीकि। पता क्यों बोला उसने? मैंने 2-3 बार जो है ना केवल सरनेम बोल दिया बड़े बड़े कैरेक्टर्स का, शास्त्री जी बोल दिया, तो किसी ने उस चीज को नोटिस कर लिया। हालांकि इस इंटरव्यू में मेरे को बहुत खराब नंबर नहीं मिला। वो क्यों? क्योंकि मैं उसके बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया था, पर जितना नंबर मुझे मिलना चाहिए था उस वजह से नहीं मिला। इस वजह से मुझे एसडीएम नहीं मिला, एक्साइज इंस्पेक्टर का पोस्ट मिल गया। बात समझा मैं क्या कह रहा हूं? नहीं, मैं ज्वाइन नहीं। मतलब 10-12 नंबर का ही तो फर्क होता है, ज्यादा नंबर का फर्क थोड़ी ना होता है। क्या कह रहा हूं मैं, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये आपका रियल कैरेक्टर है। इम्पैक्ट है ना कि आप रिस्पेक्ट नहीं करते। इससे ये पता चलता है कि आप रिस्पेक्ट नहीं करते। इससे ये पता चलता है, लेटेंटली पता चलता है। नहीं, इंटेंशनली मैं नहीं कर रहा हूं। नहीं, इंटेंशनली कुछ कैरेक्टर का मतलब होता है। अगर मैं रिस्पेक्ट कर रहा होता तो मेरे को महर्षि वाल्मीकि याद रहता हमेशा। मैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं, पर एक्चुअली में जो ड्यू रिस्पेक्ट होना चाहिए वो मैं नहीं दे रहा हूं, और निकल गया मेरे मुंह से। ये मेरा रियल कैरेक्टर ही है। ऐसा नहीं है मैं रिस्पेक्ट नहीं करता महर्षि वाल्मीकि का, पर शायद उतना नहीं करता जितना उनको करना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं रिस्पेक्ट करता हूं, पर मैं शायद उतनी उस लेवल का रिस्पेक्ट नहीं दे रहा हूं जितना होना चाहिए। अदरवाइज मेरे मुंह से वही निकलता। आप किसी मुस्लिम से पूछ लीजिए कि अच्छा बताइए कि प्रॉफिट मोहम्मद कौन है, तो वो मेरी तरह प्रॉफिट मोहम्मद नहीं बोलेंगे, वो पूरा नाम बोलेंगे उनका। वो अलैहिस्सलाम ऐसे करके बोलते हैं, पीस बी अपॉन हिम। क्यों? क्योंकि वो ड्यू रिस्पेक्ट दे रहे हैं उनको, उस लेवल का रिस्पेक्ट दे रहे हैं। उस लेवल का रिस्पेक्ट शायद मैं नहीं दे पा रहा हूं। वो मेरा एक कैरेक्टर है जो निकल गया वहां पर, क्योंकि बचपन से ही मैं वैसा था। नहीं समझा? मैं तभी समझ गया कि मेरा काम हो गया है। उसके बाद 15 मिनट तो मैंने बस टाइम पास किया है।
ये कैरेक्टर है ना मैडम, कैरेक्टर शो हो गया वहां पर। नहीं समझा सर, मैं आपको बहुत दूर की बात कर रहा हूं, आप ऐसी गलती मत करिएगा, नहीं तो मैं कहीं और हूं, कहीं और होता। डोंट डू दैट। मैंने बड़े इंटरव्यू फेस किए हैं, मतलब ये पीसीएस का, ये 2018 का इंटरव्यू मेरा चौथा इंटरव्यू था। तो मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, ये आई नेवर रियलाइज्ड। समझ मारा, 61 नंबर दिया उन्होंने 100 में, 100 नंबर का होता था, जबकि 71-75 हो सकता था वो, क्योंकि बहुत बढ़िया इंटरव्यू जा रहा था मेरा। खैर समझ में आ गया ये चीज। मनसबदारी पर आते हैं, लेट्स डिस्कस मनसबदारी। मनसबदारी क्या है मैडम? मनसबदारी इज सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज नॉट अ मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। ये ध्यान रखना, बड़े लोगों की भूल होती है। अब देखो मनसबदारी का क्या मतलब है। गांधी जी के पिता मनसबदारी है, कह सकते हो, बहुत बाद तक मनसबदारी चलता रहा है, दीवान का पोस्ट था। आइए पहले बात करते हैं। सर सुनिए ना पहले। मनसबदारी इज नथिंग बट अ रैंक। मनसब मतलब रैंक होता है मैडम, समझ में आ गया? क्या होता है? रैंक। जैसे अभी तुम मान लो कि पीसीएस क्लियर करते हो, मान लीजिए कि आपका 17वां बीपीएससी भरे, आप सबको एसडीएम मिल गया, तो आपको एक्चुअली में एसडीएम नहीं मिलेगा, एसडीएम का पोस्ट बहुत ऊपर का होता है, आपको डेप्यूटी कलेक्टर का पोस्ट मिलता है, डीसी मिलता है। फिर कुछ अच्छा काम किया, क्योंकि यूपी की बात अलग है, यूपी में डेप्यूटी कलेक्टर बनाते हैं पर तुरंत एसडीएम बना देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, डेप्यूटी कलेक्टर बनाएंगे, काफी दिन लगाएंगे आपको एसडीएम बनाने में, क्योंकि आपसे पुराने बैचेस के एसडीएम वाले अभी तक एसडीएम बन ही नहीं पाए हैं वो। तो एसडीएम बनाया जाएगा, एसडीएम के बाद जब आपका प्रमोशन होता है तो एडीएम बनते हो आप। एडीएम के बाद जब आपका प्रमोशन होता है तो फिर प्रमोशन नहीं होगा आपका, फिर आपको सरकार नाम रिकमेंड करेगी यूपीएससी के। यूपीएससी में आपका, अगर आप बड़े किस्मत वाले हो, आप समझ रहे हो, सरकार नाम रिकमेंड कर रही है, कितना अंडर द टेबल चलेगा, क्या क्या का, किस किस का सोर्स पैरवी होगा, फिर वो नाम यूपीएससी को रिकमेंड किया जाएगा, यूपीएससी आपका इंटरव्यू करेगी, इंटरव्यू लेने के बाद फिर आपको आईएएस रैंक मिलेगा, तब जाकर आपको डीएम बनाया जाएगा। अगर आप इतने किस्मत वाले हुए, रिटायरमेंट के 3-4 साल पहले ये काम होगा आपसे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यूपीएससी एंड पीसीएस। यूपीएससी में क्या होगा, तुरंत आप आईएएस अपॉइंटेड हो गए, एसडीएम मिलेगा, एसडीएम के बाद तुरंत डीएम मिल जाएगा आपको, एडीएम डीएम। 3-4 साल में जो काम होगा उसमें आपको 30 साल लग जाएगा। समझे बात होगी नहीं? तो ये मैंने आपको हायरार्की बताया। डीएम के बाद क्या होगा, अंडर सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, ऐसे करके चलेगा। ये क्या है? ये हायरार्की है, रैंक की हायरार्की है ना, इसको कहते हैं मनसब। समझ में आ गया? मनसब के अंदर ये आपको मनसब दिया गया है, मनसब मतलब रैंक। अच्छा, मनसब जो होता है, हर मनसब का अपना एक जात होता है। मनसब का मतलब, हर मनसब मतलब, जैसे मुझे एडीएम रैंक मिला तो एडीएम मनसब हुआ, उसका जात होगा। जात का मतलब होता है कि आपकी का, जैसे अभी के टाइम होता है ना पे बैंड, 40, जैसे आप अगर यूपी एसडीएम बनते हो अभी, तो आपका पे बैंड क्या होता है, 5400 ग्रेड पे होता है, पता नहीं कुछ 93 से या 10,000 कुछ करके से लेके 40-50,000 तक जाता है, तो वो पे बैंड होता है। वैसे ही पे बैंड टाइप का एक होता है, जिसे हम लोग कहते हैं जात। सबसे निचले रैंक को 500, 500 का जात, 100 का जात, 150 का जात, 200 का जात, स्केल टाइप का, पे स्केल टाइप का। आपके मनसब के हिसाब से आपको एक जात मिलेगा। जात का मतलब आपको एक पे स्केल मिलेगा। ये 500 से शुरू होता था और 5,000 तक जाता। 500 कौन है, पियोन का रैंक होता है ना, पानी पिलाने वाले, ये सब। फिर जैसे जैसे ऊपर जाएगा
5,000 तक जाता है। मान सिंह को 7,000 दिया गया था, मतलब समझ लो स्पेशल रैंक क्रिएट किया गया था मान सिंह के लिए। बात समझी मैडम? महाराणा प्रताप के बेटे को भी मनसब दिया गया था 5,000 का। 5,000 का मतलब जात, और दिया क्या गया? मनसब। मनसब मतलब रैंक दिया गया और उसके हिसाब से आपको जात मिलेगा। पहले ये बताओ कितनों को समझ में आया इतनी बात? बाकियों को सबको समझ में आ गया? फिर दोबारा नहीं बताऊंगा मैं। जितने की जात होगी उतने का ही सवार रखना पड़ेगा। नहीं समझा? मतलब जात के कारण आपको काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अपने अंदर जो है घोड़े और घुड़सवार रखने पड़ेंगे। सवार कहते थे उसको, सवारी करने वाले सवार। कहा गया कि अगर आपका रैंक 500 है तो 500 सवार रखने पड़ेंगे। यानी कि ये सिविल कम मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन है। यानी कल के डेट में अगर राजा को मिलिट्री की जरूरत होगी तो वो अपने सारे के सारे मनसब को कहेंगे कि सारे सवार निकालो। नहीं समझा? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया जी? हाँ, यानी कि सिविल कम मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन है ये। यानी कि आपको यहां पर ऐसा थोड़ी ना है, आपसे बोला गया एसडीएम का रैंक है तो अपने अंदर 500 घोड़े पैदा कीजिए या फिर 400-500 मिलिट्री तैयार कीजिए, ऐसा बोला गया क्या आपको? आप पहले कह दोगे भैया नमन, हमारी मम्मी, हमारी पत्नी, हमारे हस्बैंड तो वैसे ही खाना कम देते हैं, 500 सवार डालेंगे तो और नहीं मिलेगा है? अभी आपसे केवल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का काम लिया जाता है। उस समय में ऐसा नहीं था। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन तो मिलेगा ही मिलेगा, आपको साथ साथ मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन भी संभालना होगा। नहीं बुझा? यानी कि राजा की अपनी सेंट्रलाइज्ड आर्मी कम होगी, वो ज्यादातर अपने एडमिनिस्ट्रेटर पे डिपेंडेंट होगा। अब सवाल उठता है कि इन सवार का पैसा कौन देगा? आपको अपने जात से ही पैसा निकालना होगा। जात, एक मनसब का जात होगा, जात का कुछ पैसा मिलेगा और उस पैसा को क्या कहेंगे? उस पैसे से ही आपको अपना क्या करना पड़ेगा? सवार को पे करना पड़ेगा। यानी ये आपकी जिम्मेदारी बनती है सर जी, मैंने जो आपको पैसा दिया है उसमें आपको मिलिट्री भी संभालनी होगी और अपना तनख्वाह भी निकालना होगा। अच्छा, ज्यादातर किताबों में कुछ बातें गलत हैं। एक बार यूपीएससी ने सवाल पूछा कि इन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है सर, आपको बोला जाएगा कि कमेंट ऑन मनसबदारी सिस्टम, फिर दिक्कत हो जाएगा सर, सवाल पूछते हैं इससे। सवाल पूछा गया कि मनसबदारों को जो सैलरी मिलती थी वो कैश में मिलती थी या जगीर मिलता था? जगीर मतलब जानते हैं? लैंड। कि मान लीजिए आपको दे दिया 2 एकड़ का जमीन, आप अपना पैसा भी निकाल लेना और सवारों को भी दे देना। पूछा गया। गजब की बात है कि सतीश चंद्रा, इरफान हबीब सब ने बोला है कि जगीर मिलता था। गलत है। जगीर के साथ कुछ मनसब को सैलरी भी मिली है। सैलरी के तौर पे कुछ को पैसा भी दिया जाता था और कुछ को जगीर भी दिया जाता था। लेकिन ये ट्रेडिशनल जागीरदारी की तरह नहीं है कि जमीन दे दिया गया तो आपके पोते भी जो है वो जमीन लेंगे, इस्तेमाल करेंगे, उसके पड़पोते भी करेंगे। हेरिडेटरी नहीं है। एक बार आपका मनसब गया, जमीन गया। नहीं समझा? नहीं समझा? नहीं समझा? क्या मतलब हुआ इसका? मतलब यही मतलब मिला तो हेरिडेटरी पद में आपको मिला, आपको जो खेत मिला है, आप अगर वहां से हट जाइएगा आपको पोस्ट हटा दिया जाएगा, दूसरे को दिया जाएगा तो वो जमीन किसको मिलेगी? अच्छा, आपका एसडीएम एडीएम का रैंक हेरिडेटरी है? नहीं सर। आपका, आप अगर मान लीजिए आप एसडीएम बनती हैं तो क्या आपका बेटा या बेटी जो भी होगा उसको भी एसडीएम का रैंक मिलेगा? सर आप एसडीएम बनेंगे या आईएएस बनते तो आपके बेटे को आईएएस नहीं सर, उसको एग्जाम पास करना पड़ेगा, वो हेरिडेटरी रैंक नहीं है। सिमिलरली मनसबदारी वाज नॉट अ मतलब हेरिडेटरी रैंक।
हाँ, आपको योग्यता के हिसाब से उस योग्य वो योग्य बनना होगा, तब जाकर मनसब बनेगा। हाँ सर, वो एक कंपैशन ग्राउंड होता है, कंपैशनेट ग्राउंड बोलते हैं उस चीज को। कि मान लीजिए कि आपके पोस्ट पे थे आप, बीइंग एन आईएएस, और मान लीजिए डेथ हो जाती है, भगवान ना करे, गॉड फॉरबिड, अगर ऐसा हो जाता है, ऐसा मिसहैप हो जाता है, समथिंग हैपेंड, तो आपकी वाइफ को या फिर आपके बच्चे को ये बोला जाता है कि किसी भी एक आदमी को उसकी योग्यता के आधार पर जो है वो पोजीशन मिल सकता है। मतलब आईएएस नहीं मिलेगा, जितना वो एलिजिबल होगा उस हिसाब से उसको रैंक दे दिया जाएगा। ये कंपैशनेट ग्राउंड होता है। इसको क्या तो बोलते हैं, करुणा या पता नहीं कुछ बोलते हैं इसको। हाँ नहीं सर, उस समय तो नहीं था। योग्य बाद में वो तो एम्परर डिसाइड करेगा कि कौन योग्य है या नहीं है, लेकिन योग्यता के आधार पे मनसब मिलेगा। नहीं समझा बात को? एम्परर डिसाइड करेगा कि कौन कितना योग्य है और कौन नहीं है। बात बुझा जी? है हेरिडेटरी रैंक नहीं है। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 2 पॉइंट मैंने क्या बताया आपकी किताबों में, ज्यादातर जगह पे ये लिखा हुआ है कि जगीर मिलता था। जरूरी नहीं है मैम, देयर इज द मिक्स ऑफ द कैश एज वेल एज जगीर। दूसरा क्या था? दूसरा क्या था मैम? सर दूसरा क्या था कि हेरिडेटरी नहीं था, ये आपको योग्यता प्रूव करनी पड़ेगी इन फ्रंट ऑफ द एम्परर, और वो उस हिसाब से होगा। हर एक जात को या फिर हर एक मनसब को कुछ सवार रखने पड़ते थे। सवार नॉर्मली जात के हिसाब से उसी के प्रोपोर्शन में 1:1 हुआ करता था। जहांगीर ने इस चीज को थोड़ा बदल दिया था। जहांगीर ने एक सिस्टम लाया जिसको कहते हैं दोहस्पा तिस्पा। दोहस्पा तिस्पा का क्या मतलब होता है कि मान लीजिए कि पहले होता था कि 500 का जाते तो 500 सवार रखने होंगे। दोस्पा तेस्पा में कह दिया जहांगीर ने कि भैया मनसबदारी चलेगा, जो सिस्टम चल रहा है चलेगा, लेकिन 500 को 1000 या 1500 सवार रखने होंगे। नहीं समझी? दोस्पा का मतलब 2 गुना सवार रखना, तेस्पा का मतलब 3 गुना सवार रखना। नहीं समझी बात? समझा जी? हाँ वही बता रहा हूँ। पहले ये तो समझा कि नहीं, जहांगीर ने इस चीज को क्या किया था, चेंज किया था। डबल और तिरपा, इसको दोस्पा तेस्पा सिस्टम बोलते हैं। पूछा जाएगा कि दोस्पा तेस्पा सिस्टम किससे रिलेटेड है, तो बोले मनसबदारियों से रिलेटेड है। क्या है ये? तो जो मनसब हुआ करता था उसके अंदर जो जात होते थे उसके हिसाब से प्रोपोर्शन में 1:1 के प्रोपोर्शन में सवार रखना होता था। जहांगीर ने इसको 2 गुना 3 गुना कर दिया था, मतलब उसको और भी ज्यादा सवार रखने होंगे। तो नेचुरली मनसबों को, जो मनसबदार थे, देखो जो लोग मनसब रखते हैं उसे क्या बोलते हैं, मनसबदार। तो मनसबदार को पसंद आएगा? दोस्पा तिस्पा मनसबदार को पसंद आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा सर। कितनों को लगता है पसंद आना चाहिए? क्यों नहीं आएगा? उतना ही पैसे में यार इतना खर्चा करा रहे हो यार। समझ रहे हो बातों की? नहीं तो मनसबदारों को ये बहुत ज्यादा पसंद नहीं आने वाला है। क्या राज हो पाएगा कि नहीं? जैसे बहुत सारे मनसबदार बड़े बड़े रहे, मिर्जा अजीज कोका, ये राजा मान सिंह जो था, मान सिंह को तो सबसे हाईएस्ट मनसब दिया गया था। यही राजपूत की पॉलिसी रही है ना, बड़े बड़े मनसब देना राजपूतों को। बड़ी हेट्रोजेनस सी आर्मी है, हेट्रोजेनस सा एडमिनिस्ट्रेशन है, हिंदू मुस्लिम सब है उसमें, क्रिश्चियन सब है। समझ मारे कि नहीं? जहां सवार अंडरस्टूड? क्लियर है ये चीज? ये सारा मैंने तुम्हें बता दिया, सवार बार कितना पेमेंट होगा, ये होगा वो होगा, सैलरी वाली देनी पड़ेगी, पे। ये ऐसे क्यों जा रहा है? हाँ। अच्छा तुम बोले थे क्या, सैलरी कहाँ से मिलेगा? वो जो रॉयल ट्रेजरी है वहां से देगा। तो ये होगा तो राजा मनसबदार जो होगा वो खुद ना कलेक्ट करेगा, राजा तो देगा नहीं। तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन है जो कलेक्ट करेगा। सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ नहीं, राजा का एडमिनिस्ट्रेशन है, वजीर है ना, जो मैंने कोनिंगो वगैरह बताया वो सब कलेक्ट करेंगे और देंगे, तब जाकर सबको सैलरी बटेगी जिनको कैश देना है। वरना देखो ज्यादातर बड़े मनसब जो थे ना उन सबको जगीर दे दिया जाता था, इतना पैसा तो दे नहीं पाओगे भाई, छोटे मोटे को कैश दे देते कि चलो भाई ले लो। इसमें तो फ्यूडल की तरह हो गया, लोग राजा को
जैसे ही तुम जागीरदारी में चले गए तो फ्यूडल तो हो ही गया ना। इक्ता को तुमने बदल दिया जागीरदारी में तो तुम फ्यूडल तो हो ही गया। बस इतना ही अंतर है कि फ्यूडल में होता है कि बेटे का बेटा भी सामंत होता है, ये हेरिडेटरी नहीं है, बस अपॉइंटेड पोस्ट है। फ्यूडल तो तुम जा ही रहे हो, ऐसा थोड़ी ना है। इक्तेदारी जो सम सॉर्ट ऑफ फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म तो है ही इक्तेदारी में, थोड़ा इम्प्रोवाइज वर्जन है इक्तेदारी की। मैंने बताया भी तो है तुम लोग को, डिफरेंस भी बताया मैंने क्या अंतर होता है। हाँ, वजीर क्या है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट। दीवाने विजारत कहते थे हम लोग, उसी का वजीर हेड हुआ करता था। वजीर मतलब समझ लो कि फाइनेंस मिनिस्टर टाइप का, पैसे वाला पोस्ट है भाई, बहुत पावरफुल आदमी है वजीर। इसलिए देखिए चेस में वजीर का बड़ा दबदबा है। क्यों? मीर बख्शी है प्रधानमंत्री। मीर बख्शी मतलब प्रधानमंत्री, मिलिट्री डिपार्टमेंट का भी पोस्ट है और प्रधानमंत्री जैसा मीर बख्शी है। मुगलों में मीर बख्शी का पोस्ट ऊपर है। याद है? छोड़ो, याद है गड़बड़ा जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? मीर समन जो है इंपीरियल हाउस होल्ड देखने वाला है, काजी वाजी जुडिशियल डिपार्टमेंट देखने वाले हैं। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा बहुत। अच्छा ये बताओ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे, जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि पूरा कंट्री है, कंट्री के नीचे स्टेट्स हैं, स्टेट्स के नीचे डिस्ट्रिक्ट हैं, है ना? डिवीजन है, डिवीजन के नीचे डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के नीचे ब्लॉक है, ब्लॉक के नीचे गांव है। तो ऐसा मतलब कैसा था वो समय? जल्दी बताओ यार, समय नहीं है मेरे पास। सबसे पहले एम्पायर था, ठीक है, एम्परर उसको रूल कर रहा है। उसके नीचे प्रोविंस, जिसे सूबा बोला जाता था, सूबा। सूबे का हेड होगा सूबेदार। याद है ये पोस्ट, इस सूबे से ये लिया, इस सूबे से ये लिया। सूबे के नीचे सरकार होते थे, सरकार से नीचे परगना होता था। शेरशाह सूरी वाला याद है? मैंने बोला ना ये एडमिनिस्ट्रेशन चलता रहेगा। सरकार परगना याद है? मैंने बोला था 24 परगना को भी एक डिस्ट्रिक्ट वो बन जाता है। यार मैं अभी गया था इस्कॉन वाले के बगल में, सब बंगाली बोल रहे थे। सब बंगाली लोग आ जाता है क्या यहाँ पे खाना वाना वो करने के लिए? तो लोग भी जो बेचने उचने आएंगे सब बंगाली रहेंगे? नहीं, क्योंकि मैं ना दरभंगा में गया था ना, तो वहां दुर्गा पूजा चल रहा था, तो वहां चाय वाय बेचने वाला भी बंगाली सब था। हमको लगता है ये लोग बंगाल से आ जाता है यहाँ पर, जैसे कोई त्योहार व्योहार होता है ताकि इनको थोड़ा सा इनकम मिल सके। समझा जी? क्लियर है ये चीज? जागीरदारी सिस्टम वही वी हैव डिस्कस्ड। अच्छा, राजपूत के साथ वी हैव डिस्कस्ड द पॉलिसी। अरे तो भाई तुम अकबर को बेवकूफ समझ रहे हो? 7,000 मनसब देने का कुछ मतलब होता है? नेचुरली मानसिंह अपने आर्मी में नॉर्मल को तो रखेगा नहीं, राजपूतों को ही रखेगा। तो वो जो सवार होंगे वो सवार नहीं होंगे, पत्थर होंगे। रिलीजन के मामले में क्या है सर? जिजिया, एबोलिशन, पिलग्रिमेज टैक्स, टॉलरेंट टुवर्ड्स अदर रिलीजन। तुम्हारा मन भी नहीं होगा तो भी टॉलरेंट होना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। मतलब बता रहा हूं मैं, अभी मुझे तो पता नहीं है कि अकबर इंटरनली क्या है, और तो डिप्लोमेट के अंदर का पता नहीं सकते ना क्या है वो जो भी था। मतलब कट्टर क्या हुआ? 13 साल का बच्चा क्या पता चलेगा यार? तो यार एक बात तो, जो 5 बार नमाज पढ़ा, फिर तुम यार वो 22 हो गए यार। अब मैं 5 बार का नमाजी हूँ तो मैं टट्टर हूँ। अरे यार तो कोई जोड़ी थोड़ी ना है कि सेकुलर होने का मतलब दूसरे धर्म के प्रति सोचना होता है। बस कोई अगर हमारे सामने आए तो हम कोई प्रेजुडिस ना रखें। यार एक बात बताओ, अगर मैं कल के डेट में मैं फास्ट रखता हूँ और सुबह शाम पूजा करता हूँ तो क्या मैं कट्टर हूँ? तो 5 वक्त का नमाजी। अरे वाह, कौन किताब है ये बात? कौन? निकालना जरा वो पेज। हिंदू कट्टर नहीं होता है एक। अकबर नहीं, पहले तुम बताओ ये जो स्टेटमेंट दियो कि हिंदू कट्टर नहीं होता है, ये स्टेटमेंट कहां से आया तुम्हारे सामने? अगर ये क्लास रिकॉर्ड नहीं हो रहा था ना, अभी 10 एग्जाम्पल फेंकता तुम्हारे सामने। मजबूरी है, वो सारे पॉलिटिकल एग्जाम्पल्स हैं।
10 एग्जाम्पल फेंकता तुम्हारे सामने, कुछ तो उसमें मिनिस्टर हैं, समझ में आ रहा है सर? ये आप भी मानती है क्या मैम हिंदू कट्टर नहीं होता है? मैडम कट्टरता और फंडा नहीं सर, हिंदू कट्टरता नहीं इस्तेमाल होता है। वैसा ही इस्लाम पे गर्व है, क्रिश्चियनिटी पे गर्व है। सर देखिए कट्टरता किसको कहते हैं? मेरा धर्म अच्छा है, बहुत अच्छी बात, मेरा धर्म ही अच्छा है, कट्टरता है। आप उस कैटेगरी में जा रहे हैं, एक एग्जाम्पल आप भी बन रहे हैं। चलिए अभी मैं इसको रोकता हूं, विल डिस्कस रिलीजियस पॉलिसी एंड कल जहांगीर डिस्कस करेंगे। सर बात करूंगा मैं आपसे।